हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 एयर्स जियोग्राफी के नोट्स करेंगे ऑफ क्लास 7। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो सबसे पहले जैसे एयर है तो एयर क्या होता है? आवर एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय द ह्यूज ब्लैंकेट। हमारी जो अर्थ ही होती है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट से सराउंड होती है, तो उसी ब्लैंकेट को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, अब नेक्स्ट सबसे पहले चैप्टर में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर इस जो भी एटमॉस्फेयर की जो गैसेस हैं इनके क्या क्या यूजेस हैं। तो पहले हम कंपोजिशन देख लेते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये टू गैसेस हैं जो कि विच मेक द मतलब जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में, अब यहाँ लिखा है ना बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे एनवायरनमेंट में। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन, ये सब थोड़ा थोड़ा लेसर क्वांटिटी में मिलता है हमारे एनवायरनमेंट में। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस जो छोटे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ये भी एयर में प्रेजेंट होते हैं, बट दिखते नहीं और ना ही हम इनको, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होते हैं एंड बहुत कम होते हैं, इसलिए हम इसको कैलकुलेट इतना नहीं करते हैं। जो आप पाई चार्ट भी बनाते हो उसमें भी ये कैलकुलेट नहीं होते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोजन। जैसे मैंने बोला था कंपोजिशन देख लो फिर उसके यूजेस। जो नाइट्रोजन होता है एयर में बहुत सारा प्रेजेंट होता है, बट ऐसे चीज़ का क्या ही काम जो हमारे इतनी सी भी यूज़ में ना आए। तो हम जो मिट्टी होती है उसमें कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। वो बैक्टीरिया, अब जैसे हवा का जो जो नाइट्रोजन है ये तो हमारे किसी काम का नहीं है, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को अपने रूट्स के, प्लांट्स के जो रूट्स हैं अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, एंड इसको जैसे ये मतलब फालतू है, ठीक है, अब ये किसी काम का नहीं है, तो ये उसको काम का बना देंगे, ठीक है, कन्वर्ट कर देंगे इस नाइट्रोजन को। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इसको नाइट्राइट में मतलब यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सो डैट प्लांट इसको यूज कर पाए। ओके, अब नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो सेकेंड मोस्ट प्लेंटिफुल गैस है, मतलब ऑब्वियसली सबको अच्छा भी लगता है इसको सांस लेना, एंड ऑब्वियसली हमारी लाइफ है एक तरीके से। ठीक है, ह्यूमंस एंड एनिमल्स ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, जैसे वो ब्रीथ करते हैं, यहाँ तक कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया जाता है, और CO2 जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो CO2 को लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, एक और लाइन आपके बुक में लिखी हुई है कि इससे बैलेंस बना रहता है। ओके, तो बैलेंस आपके अगर पेपर में पूछा जाएगा कि बैलेंस कैसे बना रहता है तो आप लिख सकते हो कि ह्यूमंस जो होते हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं एंड प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ओके, अब ये पाई चार्ट है जो कि ऑब्वियसली आपको इन नोट्स के साथ नोटबुक में बनाना है, एंड ऐसा नहीं है, बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि क्या करते हैं नोट्स का जस्ट कुछ स्क्रीनशॉट। मैं ये नहीं कह रही कि आपको, बहुत बच्चों को PDF चाहिए होता है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ईजिली। ठीक है, बिकॉज जो भी यहाँ पर मैं कर रही हूँ, जो भी समझा रही हूँ, जो भी नोट्स कर रही हूँ, ये सब आपके हेल्पफुल के लिए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर सकते हैं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलती है हर यूट्यूबर को, ठीक है, कि वो और आपके लिए बहुत अच्छा, जितना अच्छा हो सके उतना करें। ओके, तो आप जो है ऐसे मत करना कि नोट्स, वीडियो पॉज करके नोट्स लिखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। ठीक है, साथ में साथ आपको समझना है थोड़ा बहुत, नहीं तो बार बार वीडियो देखो तो कुछ ना कुछ तो पक्का ही समझ आता है। ठीक है, और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो चीज़ आप यहाँ समझ रहे हो, अगर वो आपने 3 बंदों को, मोस्टली आपने अगर अगले 3 इंसान को भी आपने समझाई है तो वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है। ओके, टीचर्स क्यों इतना अच्छे से सब कुछ इनको लर्न होता है, ठीक है, क्योंकि जो है वो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, वो नहीं, इतने सारे लोगों को पढ़ा रहे हैं इसलिए। ठीक है, 10 साल से पढ़ा रहे हैं इसलिए मतलब उन्होंने 10 बार वो चीज़ बार बार बोली है तो इसका मतलब उनको रिवाइज हो गया है। ठीक है, तो अब ये हो गया। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो नाइट्रोजन 78% है एंड ऑक्सीजन 20.95 यानी 21% लगभग यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये दोनों ही बल्क है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और ये बाकी चीज़ें भी आप देख रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, कुछ इनर्ट गैसेज है, आर्गन, हीलियम, ठीक है, ओजोन, ये सारी चीज़ें, एंड यहाँ पर वाटर वेपर है 1%। अब नेक्स्ट, अब हमारा जो इस चैप्टर का सबसे मेन थीम, ठीक है, जिस पे पूरा चैप्टर टिका हुआ है वो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड होता है जब हमारी अर्थ शुरू होती है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, जैसे हमारी अर्थ ज़मीन से शुरू होती है। ये जो मैं आपको ट्रोपोस्फेयर ये बताऊंगी ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है, ये जो होगा ऊपर से नहीं होता है। बहुत बच्चे इसको ऊपर से ले लेते हैं कि ट्रोपोस्फेयर यहाँ से शुरू होगा, नहीं, वो हमारे अर्थ के नीचे से।
ठीक है, जैसे पहाड़ हो गया माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट से ही लगभग यहाँ से शुरू होता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ट्रोपोस्फेयर होता है, ये फर्स्ट लेयर होती है, ठीक है। मोस्टली आपको ये हाइट याद रखनी है, 13 किलोमीटर की हाइट पर होती है। सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, जहाँ पर एरोप्लेन्स वगैरह उड़ते हैं, ठीक है, जो कि 50 किलोमीटर एक्सटेंड होती है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। 50 किलोमीटर का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ 10 से 50 तक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि 10 तक तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, इसके बाद से ये 50 किलोमीटर तक एक्सटेंड है, ठीक है, इसलिए वहां पर एक्सटेंड वर्ड यूज किया गया है। अब मीजोस्फेयर की बात करते हैं, जो कि थर्ड लेयर होती है, ये 80 किलोमीटर तक की हाइट पे है। फिर फोर्थ लेयर थर्मोस्फेयर की हम अगर बात करें तो 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। अब आप देख सकते हो कि सबसे जो थिकर लेयर है वो थर्मोस्फेयर ही यहाँ पर है। फिर जो अपर मोस्ट लेयर होती है, जो सबसे ऊपर होती है, वो होती है एक्सोस्फेयर, ठीक है, ये बहुत थिन लेयर ऑफ एयर होती है। तो थिन कौन सी होगी, एक्सोस्फेयर, और ये थर्मोस्फेयर थिकर वाली हो गई, ठीक है। और अगर आपको बनाना हो तो ये आपके एनसीईआरटी का, आप ज़रूर इसको बनाइए। एंड समझाने के लिए जस्ट मैंने यहाँ पर ये एक लगाया है, जो आपको दिख रहा होगा कि ट्रोपोस्फेयर में मेनली हमारे माउंट एवरेस्ट वगैरह आ जाते हैं। फिर उसका स्ट्रेटोस्फेयर में आपके कुछ जेट, एक्चुअली एरोप्लेन्स तो ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं, ठीक है, एंड जो जेट्स वगैरह होते हैं ना, वो स्ट्रेटोस्फेयर पे उड़ते हैं, ठीक है। और यहीं पे ओजोन लेयर भी आ जाती है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के बीच में। फिर यहाँ मीजोस्फेयर में आप देख रहे हो मीटियोर्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, तो इतना अभी आपको नहीं देखना है। फिर थर्मोस्फेयर पे आप सैटेलाइट्स लगी होती हैं, और एक्सोस्फेयर तो सबसे ऊपर होता है, ओके। एंड थर्मोस्फेयर सबसे मोटी लेयर होती है, 80 to 400 किलोमीटर्स। अब बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट की। एयर का नाम हो और वेदर एंड क्लाइमेट ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये बात सबको पता भी कि वेदर क्या होता है, ठीक है। साइंस ऑब्वियसली पढ़ा है, साइंस के भी नोट्स है इसी चैप्टर के, वेदर एंड क्लाइमेट के, ठीक है। चैप्टर की रीडिंग प्लस नोट्स भी हैं, ओके, तो वो आप जाकर देख सकते हो, ओके। तो वेदर क्या होता है, डे टू डे। अब जैसे मैंने बोला अभी बारिश का मौसम हो रहा है, ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद धूप निकल आएगी, तो ये जो है वेदर है। घंटे घंटे में चेंज हो सकता है, डे टू डे में चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वेदर आर टू आर डे टू डे फिनोमेनन होता है। क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट एक एवरेज वेदर कंडीशन होता है फॉर प्लेस। अब जैसे शिमला का मैंने क्या किया, पिछले 30 साल का रिकॉर्ड निकाला। मैं 30 साल का रिकॉर्ड निकाल कर उसमें ये देख रही हूँ उसका एवरेज वेदर पैटर्न, जितना उसका वेदर पैटर्न था ना पिछले 30 साल का वेदर हर दिन का मैंने निकाला, उसका एवरेज निकाला, एंड मैंने देखा कि यहाँ तो मोस्टली ठंडा ही जो है वेदर रहता है, हमेशा ठंडा रहता है। तो क्यों, तो मतलब टोटल एवरेज मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो एरिया है, मतलब शिमला जो एरिया है, इसको कोल्ड क्लाइमेट से रिप्रेजेंट किया जाए, ठीक है। मतलब अगर कोई बोले कि शिमला में मोस्टली क्या होती है, ठंडी होती है। जब भी आप जाते हो, ठीक है, वेकेशंस के लिए, तो आप जो है अपना ठंडी का सारा सामान जो है जैकेट्स वगैरह लेके जाते हो। बट क्या पता वहाँ जाने के बाद वहाँ धूप निकली हो आज के दिन, वो जो धूप निकली है ना वो आर्ट हुआ है, क्या पता वो थोड़ी देर में ठंड में बदल जाए, तो वो वेदर है। बट जो मेन उसका पिछले 30 ईयर्स से आप देख रहे हो वो क्लाइमेट है, ओके। बस इतना था। अब बात करते हैं हम टेम्परेचर की, ओके। द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये भी मैंने साइंस में सेम यही डेफिनेशन थी, ओके। द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर, कि हमारी एयर कितनी ठंडी कितनी गर्म है, इसी को तो हम टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन, ठीक है। दिन और रात में तो बोलती हो कि दिन में थोड़ा सा गर्मी होता है लेकिन रात में ठंडी हो जाती है, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं होता, सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। ऑब्वियसली ठंडी का सीजन आता है, गर्मी का सीजन आता है, सीजन टू सीजन भी चेंज होता है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, आइसोलेशन और इंसुलेशन। एक्चुअली ये जो टेम्परेचर का चेंज हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है, इस मतलब कौन इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसुलेशन क्या होता है बेसिकली, आपको बस इतना याद रखना है कि इनकमिंग सोलर एनर्जी होती है, जो भी सोलर एनर्जी आती है वो इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ का मतलब होता है कैच कर पा रही है, ठीक है, मतलब कितना वो एब्जॉर्ब कर पा रही है क्या चीज़, ठीक है। नेक्स्ट है द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। ऑब्वियस सी बात है। अब मैं आपको अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। ये है हमारी अर्थ। बेसिकली हमारा सन तो एक ही जगह पर होता है, अर्थ है जो कि रोटेट करती रहती है।
मतलब सन को मैं मान लेती हूँ कि सन यहाँ पर है, वैसे होता भी यहीं पर है, ठीक है, बेसिकली सेंटर पे ये मेरा सन है। अब ये है इक्वेटर, सबको पता है कि इक्वेटर है एंड सबको पता है कि ये पोल्स, बट किसी को ये नहीं पता कि आइसोलेशन क्या होता है, अब पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो सन है, सन की जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ मजबूत रहेगी, कहाँ सबसे ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस पड़ेगा, जाहिर सी बात है इक्वेटर पे, ठीक है। पोल्स पर ये लाइट थोड़ी कम पहुंच पाएगी, है ना, तो इसका मतलब पोल्स में ठंडा रहेगा, ठीक है। तो मैंने बताया था ना, इंसुलेशन ही जो है ये कारण होता है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन का। अब जैसे राजस्थान है, भले ही चाहे जितनी भी ठंडी आ जाए, बट वहाँ ऐसा लगता है कि हाँ भाई गर्मी है, मतलब इतना ओवर ठंडी नहीं होती है, ठीक है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वहाँ पर जो सोलर रेडिएशन है, जो सोलर एनर्जी आ रही है, उस अर्थ की पकड़ सबसे ज़्यादा है, ओके। द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन, यही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि जो इंसुलेशन का ये जो अमाउंट है ये कम होता जाता है पोल्स पे, और अगर कम होता जाता है तो ठंडी बढ़ती जाती है। अब हम बात करते हैं एयर प्रेशर की, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर प्रेशर। नाम से पता लग रहा है ये सेम, अगर हमने विंड प्रेशर एंड जो था विंड प्रेशर वाला कुछ चैप्टर था साइंस में, उसमें हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अगर आपने वहाँ पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है कि उसमें, क्योंकि साइंस में बहुत सारी एक्टिविटीज से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। एयर अगर प्रेशर लगाए तो भाई क्या क्या चीज़ें नहीं होती है। साइकिल में एयर प्रेशर से हवा भरती है, बैलून में जब आप हवा डालते हो तो बैलून इन्फ्लेट करता है। क्यों इतना बड़ा, इतना छोटा सा बैलून इतना बड़ा फूल जाता है? एयर की वजह से ना। एयर को कभी कम मत समझना कि एयर प्रेशर नहीं लगा सकती है, प्रेशर होता है, तो इसीलिए एयर प्रेशर होता है। इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे वो कितना वेट लगा रही है, कितना वेट उसका एग्जिस्ट कर रहा है, उसी को हम कहते हैं एयर प्रेशर। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस, ठीक है। हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एयर प्रेशर का, ठीक है, वो प्लेस टू प्लेस होता है। अब वो कैसे होता है वो भी अभी आप देखोगे, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि ये अर्थ होता है, विंड्स आती हैं, कैसे होता है वो एयर प्रेशर की वजह से होता है। वो जस्ट आई विल एक्सप्लेन नाउ। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, जिन एरियाज में लोअर टेम्परेचर होता है तो वहाँ ऑब्वियस सी बात है ठंडी होती है। मैंने आपको बताया यहाँ टेम्परेचर कम है तो यहाँ ठंडी रहेगी, ठीक है। एंड द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम, और एक बात हमेशा ही, अगर आप किसी से भी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, वो हमेशा ही बताएगा कि जो एयर होती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, ओके। ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं, बट फिर भी आई हैव रिटन। नेक्स्ट, अब विंड की बात करते हैं। विंड क्या होती है, ठीक है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, इसको हम विंड कहते हैं, हवा कहते हैं, ठीक है। अब विंड को हम बेसिकली 3 विंड्स में डिवाइड करते हैं, परमानेंट विंड, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स, ठीक है। ये यहाँ पर एक जस्ट इस पे आपके बुक में एक बॉक्स बता रखा है, बट मेरे हिसाब से मेरे लिए इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट था नोट्स में जानना, तो मैंने यहाँ पर इतना लिख दिया कि 25 अक्टूबर 1999 को साइक्लोन एक विंड आया था, जिससे बहुत ज़्यादा उड़ीसा में लोगों को थाउजेंड ऑफ लोगों की मौत हुई थी, ठीक है। यहाँ पर तो ये आपको डेट याद रखनी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब बात कर लेते हैं परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स की। येस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, ये विंड्स कैसे आती हैं, क्या होता है, ठीक है। ये सीजनल विंड्स होती हैं, एक्चुअली हाई प्रेशर से आती हैं, ठीक है, एंड लो प्रेशर पे मूव करती है। जाहिर सी बात है यहाँ हाई प्रेशर बन रहा है, हमने देखा कि हाई प्रेशर से, और यहाँ लो प्रेशर बन रहा है कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। एंड ये टेढ़ी क्यों हो जाती है? टेढ़ी हो जाती है बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और इसका एक और कारण होता है, वो आप 9th में पढ़ोगे, ठीक है। और बाकी तो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह, ये इसका कारण है। अब बात करते हैं परमानेंट विंड। द ट्रेड विंड्स वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज द परमानेंट विंड, दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू द ईयर। जो परमानेंट, नाम से पता लग रहा है हमेशा ही, चाहे कोई भी ईयर आ जाए, इस कोई भी सीजन आ जाए, पूरे ईयर ये ब्लो करती हैं, ठीक है, परमानेंट विंड ये वाला, ठीक है, यहाँ पर, ओके। तो ये ट्रेड विंड होती हैं एक्चुअली, वेस्टरलाइज और ईस्टरलाइज, वेस्ट और ईस्ट में यहाँ पे ब्लो करती हैं, वेस्ट और ईस्ट से, ओके, यहाँ से, यहाँ से। नेक्स्ट, सीजनल विंड क्या होती है? वो विंड्स परमानेंट कहीं से भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ से कहीं से भी, ठीक है, वेस्टरलाइज, ईस्टरलाइज एंड द ट्रेड विंड्स, ओके। सीजनल विंड जो होती है वो सीजन टू सीजन ब्लो करती है। अब जैसे हमारे इंडिया में जो अभी गर्मियों तक जो लू वगैरह चलने लगती है, तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि विंड्स आ रही हैं, अपने साथ वाटर कैरी कर रही हैं, लू चल रही है, अब धीरे धीरे मानसून आएगा, तो ये सारी चीज़ें जो विंड्स आती है ना इंडिया में,
वो अपने साथ मॉनसून कैरी कर कर लेकर आती हैं, तो इसका मतलब वो सीजन टू सीजन चेंज हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन द डिफरेंट सीजन, कितनी इजी डेफिनेशन है। लोकल विंड्स, लोकल विंड्स जो होती है दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और इन द, छोटे से एरिया में कोई हवा चल गई तो बस लोकल विंड कह दो उसे, ओके। अब बात करते हैं मॉइस्चर की। मॉइस्चर क्या होता है, ये सब आपने पढ़ रखा है, इसमें कुछ बस एक बार जस्ट रिवाइज करके जाने की जरूरत है, ठीक है। एंड कोई देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं, सब पढ़ रखा है। जब वाटर इवेपोरेट होता है लैंड से तो वो वाटर वेपर बन जाता है। किसने नहीं पढ़ रखा है, ये सब ने पढ़ रखा है, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ रिवाइज होती है न्यू क्लास में, एंड वो कंसेप्ट अब ऐसा है नहीं कि ये चीज़ पढ़ रखी है तो बुक से हटा देंगे या नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। रिवाइज करना ज़रूरी होता है, ओवर कॉन्फिडेंस कहीं भी नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज, ये तो आपको पता ही है कि हवा में थोड़ी सी चिपचिपाहट हुई उसको ह्यूमिडिटी कह देते हैं, ओके। अब ये जो वाटर वेपर है ये धीरे धीरे ऊपर उठे, फिर ऊपर जाकर ये ठंडे हो गए, ठंडे होने के बाद ये हो गए कंडेंस, और कंडेंस होने के बाद ये वाटर के बन गए ड्रॉपलेट्स। अगर आपको घर में ही ये वाटर वेपर बनवाने हैं तो आप एक भगोना चढ़ाओ, उसमें पानी डालो और उसको बॉईल करना शुरू कर दो। आप देखोगे कि उसमें से छोटे छोटे वाटर वेपर बन रहे हैं, फिर ऊपर जाकर फिर गैस बंद कर दो, फिर और ढक्कन ढके रहना, उसके ऊपर ढक्कन ढक देना। फिर आप देखोगे कि जो वाटर वेपर, एक्चुअली वाटर वेपर को क्या कहते हैं हिंदी में, भाप, स्टीम, ठीक है, वो जब ऊपर जाएगी तो ढक्कन के ऊपर चिपक जाएगी और फिर ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद वो वाटर छोटी छोटी बूंदों में वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी, ठीक है। और जैसे ही आप ढक्कन निकालते हो ना तो वो पूरी वाटर ड्रॉपलेट्स पानी में नीचे, पानी के रूप में नीचे आ जाती है। ऐसा पक्का होता होगा, जब मिल्क भी बॉईल करते होगे उसके ऊपर ढक्कन रखते तो जैसे ही वो ढक्कन हटाओगे वो सारा जो वाटर पेपर था वो पानी के फॉर्म में, तो सेम यहाँ पर भी होता है। फिर ये वाटर की ड्रॉपलेट्स प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, जो है टंग ट्विस्ट इतनी ज़्यादा होती है ऐसे वर्ड्स में, ठीक है, जस्ट इग्नोर इट, ओके। तो इस वीडियो के बीच में थोड़ा हंस भी लेना। तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रेसिपिटेशन है जो, ठीक है, तो ये उसके फॉर्म में, अब प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, स्नो के फॉर्म में हो सकता है, वाटर के फॉर्म में। अब आप बोलोगे भगोने में कहाँ स्नो है, तो ये रियल लाइफ का बात कर रहे हैं, अर्थ का एग्जाम्पल में, ठीक है, कि स्नो, स्लीट, शीट, हेल, किसी भी फॉर्म में प्रेसिपिटेशन आपका हो सकता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन वो होता है डेट कम्स, जो कि रेन आती है आपकी लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, अच्छा अगर मैकेनिज्म के बेसिस पर देखें तो 3 तरीके की रेनफॉल होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। मोस्ट कॉमन ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ठीक है। रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसानों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंसान, यहाँ पर आपने लिखा है प्लांट और एनिमल, यहाँ पर इंसान भी लिख देना, एंड ह्यूमंस। अगर किसी ने ह्यूमंस लिखा है तो वो बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि किसान जो है, ऑब्वियस सी बात है कि वो कभी, वो इरिगेशन पर ही डिपेंड होता है। अब उसने जो प्लांट्स वगैरह उगाए होते हैं, क्रॉप्स वगैरह उगाए होते हैं, वो इरिगेशन पर ही डिपेंड करते हैं। जो आपका ग्राउंड वाटर है वो इरिगेशन पर ही डिपेंड करता है, और मॉनसून पर ही डिपेंड करता है। और जब बारिश होगी तभी तो क्रॉप उगेगा और ह्यूमन सर्वाइव कर पाएंगे, ओके। एंड प्रेसिपिटेशन किस किस के फॉर्म होता है, स्नो, स्लीट एंड हेल। 3 तरीके की रेनफॉल, साइक्लोनिक रेनफॉल किस तरीके की, जब वार्म एयर ऊपर उठ के जाती है एंड जो है कोल्ड एयर यहाँ से आ रही होती है, ठीक है, ठंडी हवा के साथ आपकी बारिश हो रही है। ओरोग्राफिक रेनफॉल जो मेनली रेनफॉल होती है, मेनली, ठीक है, जो मॉइस्चर, जो चिपचिपी गर्मी जो होती है उस टाइम में जो होती है, ठीक है। और ये कन्वेक्शनल रेनफॉल, सीधी वार्म एयर ऊपर गई और बारिश हो गई, ओके। ये 3 तरीके की है, आपकी एनसीईआरटी में ही ये 3 तरीके की रेनफॉल दी है। आप इसको अच्छे से बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी इसको ड्रॉ मत करो, बिल्कुल ड्रॉ करना है, ओके। अब लास्ट है, बहुत सारे बॉक्सेस आपके इसमें दे रखे हैं, तो आपको पढ़ना तो ऑब्वियसली सब कुछ है, बॉक्सेस ज़रूर पढ़ कर जाना, ठीक है। चैप्टर की रीडिंग तो रीडिंग करते रहोगे, बॉक्सेस कितने छोटे छोटे हैं आप जल्दी से उसमें पढ़ सकते हो, एंड उसमें कुछ बताने वाला नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट है ग्लोबल वार्मिंग, ये किसी एक बॉक्स में दिया गया है, येस, स्टार्टिंग में ही इसको बताया गया है, तो हम इसको जस्ट एक एक डेफिनेशन में हम इसको पूरा पढ़ लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ's temperature, generally due to the greenhouse effect caused by the increased level of the carbon dioxide, CFCs and the other pollutants. इसका मतलब है कि जो ग्लोबल वार्मिंग होता है, अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी बढ़ गई, तो इससे क्या होता है, और ये गर्मी बढ़ेगी क्यों भाई, पहले तो ये बताओ, गर्मी बढ़ेगी क्यों? सूरज ज़्यादा ही आग उगलेगा क्या? नहीं, सूरज तो उतने पे रहेगा,
नहीं, ये गर्मी बढ़ेगी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? ये जो इतनी सारी गैसेस होती है ना, गंदी गंदी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ होती है, ठीक है, और भी बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं। ये सारे पोल्यूटेंट्स की वजह से ही हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी को कहते हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CFC, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं। और इसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग हम उसे कहते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। ओके, यही था आपका चैप्टर, नथिंग एल्स। एग्जाम में जाने से पहले ये नोट्स आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। दिस इज वेरी शॉर्ट, वेरी सिंपल भाषा में है, ठीक है, खुद से बनाए गए। अगर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि एनसीईआरटी बुक से ही, यस बिल्कुल डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ तक कि एनसीईआरटी जो बुक है उससे भी कोशिश की जाती है कि लैंग्वेज को सिंपलर कर दिया जाए। कहीं कहीं पे टेक्स्ट एरर्स होते हैं, कहीं कहीं पे टाइपिंग एरर्स होते हैं, ठीक है, उसको आप सुधार सकते हो। ओके, सो यहाँ पर ये नोट्स कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देना, एंड वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है? ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन आए क्लास 6 to 10 की वीडियोज़ का, वो आपको जल्दी से मिल जाए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय ब्यूटीफुल पीपल।